अगर अभी भी आप नीट 2024 के सिलेबस को लेके कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चाहे आप नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज कवर की है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं या कोई भी टेस्ट देते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता कि ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट है या नहीं है। कभी कभी बहुत पुराने क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं और आपको लगता है ओ शिट, क्या ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ जाएंगे। तो आज मैंने उन टॉपिक्स को भी स्पेसिफाई कर दिया है कि पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं आता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 300 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। आप बस वो देख लेंगे कि ये वाला टॉपिक मुझे सॉल्व नहीं करना, उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखोगे क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो या पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, दोनों के केस में आपका सिलेबस क्या होगा मैं वो बताता जाऊंगा। और अगर कोई पहले किसी टॉपिक पे सवाल पूछा जाता था आउट ऑफ एनसीईआरटी तो क्या वो टॉपिक अभी आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है, उस पर भी बात करता जाऊंगा। तो सबसे पहले चैप्टर बात है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में आपको सब कुछ पढ़ना है। व्हाट इज लिविंग पढ़ना है। अगर आप नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो व्हाट इज लिविंग नहीं दिया है आपके नई एनसीईआरटी में, तो व्हाट इज लिविंग आपको पढ़ना है। तो अगर नई एनसीईआरटी वाले के लिए व्हाट इज लिविंग ऐड कर दो। ठीक है, क्या स्किप करना है सर? टैक्सोनॉमिकल एड्स। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो टैक्सोनॉमिकल एड वाले पार्ट को आप स्किप कर दो, आपको ये नहीं पढ़ना। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी सेंटर के आते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल से आते हैं। कोई अतरंगी क्वेश्चन तुमको पीवाईक्यू में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आपको पूरी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। नई और पुरानी एनसीईआरटी में सिर्फ एक चेंज है जो कि वायरस टर्म कौन दिया था उसके नाम पे है। ठीक है, तो भाई पहले लिखा था डीजे विनोस्की, अब देख लेना बिजरनिक ने वायरस टर्म कॉइन किया था। तो ये एक बार चेक कर लेना, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, प्लांट किंगडम अगेन ओनली एनसीईआरटी पढ़ी है। अब इसमें तुम्हारे क्या नई एनसीईआरटी में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और तुम्हारे नीट के सिलेबस में भी नहीं है। बट एक्चुअली तुम जब पढ़ते हो, जब तुम लाइफ साइकिल पढ़ते हो तो वैसे ही तुम ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ ही लेते हो। तो तुम यू शुड रीड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनिमल किंगडम में कोई चेंज नहीं है, जैसा एनसीईआरटी पुरानी थी वैसी नहीं है, सेम चीज है। एग्जाम्पल पे फोकस करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आप नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आपको रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन एंड लीफ मॉडिफिकेशन ऐड करना है और न्यू प्लांट फैमिलीज आपको पढ़नी है। पुरानी एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ नई प्लांट फैमिलीज एनटीए ने बोला है, उन नई प्लांट फैमिलीज को आपको पढ़ना है। अगेन एडेड टॉपिक पे मैंने एक अलग से पीडीएफ शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे जिसपे प्लांट फैमिलीज दी हुई हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाएंगे। अगेन नई एनसीईआरटी में टिश्यू नहीं दिया, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू आपको पढ़ना है। कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है, अर्थवर्म आपको नहीं पढ़ना। तो ये ध्यान रखिएगा, टिश्यू पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है, अर्थवर्म आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे आएंगे तो आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे ना पुरानी एनसीईआरटी में माइक्रोस्कोपी पे क्वेश्चन आएंगे कि मैग्निफिकेशन इसका कितना होता है, तो वो चीजें आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, दूसरा कि आपको लैम्ब्रश और पॉलिटीन क्रोमोसोम के पुराने क्वेश्चन दिख जाएंगे, वो चीज भी आपको नहीं पढ़ना है। बाकी एनसीईआरटी फॉलो करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बायोमोलिक्यूल्स अगेन पूरी एनसीईआरटी फॉलो करना है। अब उसमें डायनेमिक स्टेट ऑफ लिविंग आपका नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, बट पढ़ लो, एक छोटा सा पैराग्राफ है उसमें कुछ नहीं जा रहा आपका। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अगेन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आपका ये नई एनसीईआरटी में नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है नीट के, बट इसमें से दो पार्ट जरूर पढ़ लेना आप। एक ऑस्मोसिस आपको आनी चाहिए। ऑस्मोसिस तुम देख रहे हो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ोगे तो उसमें ऑस्मोसिस काम आएगा। जब तुम फोटोसिंथेसिस का किसी का भी कोई मैकेनिज्म पढ़ोगे तो ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसमें काम आता है। तो ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको अलग से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन अगेन नहीं पढ़ना आपको, छोड़ दो, चैप्टर ही खत्म है। ठीक है, अच्छा, फोटोसिंथेसिस में कैम पाथवे और फोटो रेस्पिरेशन आपके एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, बट इसका आपको जो चार्ट है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो आज का फ्लो चार्ट होता है कि कैसे कैम पाथवे काम करता है पूरा स्ट्रक्चर और कैसे फोटो रेस्पिरेशन काम करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इस पे सवाल आया हुआ है और इस पे सवाल आ भी सकता है। बाकी एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हैं।
रेस्पिरेशन प्लांट अगेन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म, ये सब आपको नहीं पढ़ना, बाकी सब कुछ हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं, हार्मोन्स पे ही सवाल भी आता है आपका, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो आप, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। न्यूरल कंट्रोल में आपको आई नहीं पढ़ना, ईयर नहीं पढ़ना, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट, आई, ईयर, ये वाले पार्ट नहीं पढ़ने, बाकी सब कुछ आपको फॉलो करना है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आपको पूरा पढ़ना है। तो क्लास 11 मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया। अब आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो कि हाँ मैंने देख लिया कि सेंस ऑर्गन पे क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा, मैंने देख लिया रिफ्लेक्स एक्शन पे क्वेश्चन है, मैंने नहीं करूंगा। जैसे पहले अलग अलग तरह के सवाल पे आते थे, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स पे सवाल आ जाता था, पॉलीसिनेप्टिक पे आता था, कंडीशन रिफ्लेक्स पे आता था, अनकंडीशन पे आता था, कितने क्रेनियल नर्व है उस पे आता था, स्पाइनल नर्व पे सवाल आता था। ये सब सवाल अगर आप देखो तो आप स्किप कर सकते हो उसको, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक सवाल यहां पे पूछ लेता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है, एक पेरेंट से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय पेरेंटल होता है, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये बस एक लाइन याद रख लेना। और डायग्राम, मर्चेंटिया आपका जो डायसिस प्लांट है, और कारा आपका जो मोनोसिस प्लांट है, उसका जो डायग्राम का लेबलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएगा। बाकी ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट में क्या होता था, टाइप्स ऑफ ओव्यूल पे सवाल आ जाता था, एनाट्रोपस ओव्यूल, एट्रोपस ओव्यूल, इस सब पे सवाल आता था एग्जांपल के साथ, वो अब नहीं आता, ठीक है। और यहां पे भी सिर्फ पोरोगैमी आता है। पोरोगैमी मतलब कहां से घुसता है वो, है ना, माइक्रोपाइल से घुसता है, पॉलन ट्यूब, तो उसको पोरोगैमी कहते हैं। चलाइजोगैमी नहीं आएगा अब, है ना, तो मीजोगैमी ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह के अगर आपको कुछ अतरंगी सवाल लिखे तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। अगेन स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पहले बहुत तरह के सवाल आते थे, टाइप्स ऑफ एग, ए लेसिथल, है ना, फिर उसके बाद आइसोलेसिथल, है ना, क्लीडोजोइक एग, नॉन क्लीडोजोइक एग, इस तरह के अगर सवाल लिखे तो इस तरह के सवाल को आप स्किप कर सकते हैं। अगेन आपका जो एनसीईआरटी है दैट इज सफिशिएंट, एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ भी पूछ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेम प्लेसेंटा के टाइप भी, किस तरह का प्लेसेंटा होता था, डेसिडुएट होता था, है ना, कोरोनिक एलेंटोइस प्लेसेंटा होता था, ये सब अब सवाल नहीं आता, तो इतने डीप में आपको पढ़ना भी नहीं है और इन टॉपिक्स पे फोकस भी नहीं करना है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एनसीईआरटी सेंट्रिक आता है और कुछ आता नहीं है। अगेन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बहुत अतरंगी तरह के सवाल आपको देखने को मिलते थे। इसमें एपिस्टैसिस, डोमिनेंट एपिस्टैटिस, रिसेसिव एपिस्टैटिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इन सब पे कोई भी सवाल दिखे, डुप्लीकेट जीन, इन सब पे कोई भी सवाल दिखे आप नहीं सॉल्व करेंगे। अब आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में क्या है, पीलियोट्रॉपी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, उसके अलावा कुछ नहीं है इस तरह के इंट्राजीनिक या इंटरजीनिक इंटरेक्शन में, ठीक है। तो एपिस्टैसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन वगैरह सब पे सवाल दिखेगा तो उसको स्किप कर सकते हो। बाकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपको एनसीईआरटी के फॉलो कर लेना है। मॉलिक्यूलर बेसिस अगेन एनसीईआरटी, इवोल्यूशन एनसीईआरटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एनसीईआरटी, नए पुराने एनसीईआरटी में कोई चेंज नहीं है। स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसको नहीं पढ़ना, उसमें बस एक लाइन पढ़ लेना, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना पे सवाल आ जाता है, ठीक है। तो एससीपी एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और एक जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो क्या हुआ है, ये वाला पार्ट बायोटेक्नोलॉजी में जाके ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला जो एक पेज है जहां पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है वो पार्ट बायोमोलिक्यूल्स में ऐड कर दिया गया, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सबसे लल्लू चैप्टर है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, नई पुरानी एनसीईआरटी में कोई चीज नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी अगेन मैंने वही बताया कि सिर्फ एक बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में एक पैराग्राफ ऐड हो गया नई एनसीईआरटी में, जो स्ट्रैटेजीज का पार्ट था। तो स्ट्रैटेजीज का वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला पेज वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ लीजिएगा, दैट इज इट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पूरा पढ़ो, क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड इस इन्वायरमेंट को हटा दिया है तुम्हारे नए एनसीईआरटी में, बट एबायोटिक फैक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ पाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म एंड इस पॉपुलेशन चैप्टर पूरा पढ़ो। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन हटा दो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हटा दो, ठीक है। बाकी सब कुछ आप पूरा पढ़िए, इकोलॉजिकल पिरामिड पे सवाल इस बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पूरा चैप्टर है, इन्वायरमेंटल इश्यूज से पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। तो अब इस सिलेबस की मदद से तुम डिसाइड कर सकते हो कि मॉक टेस्ट में तुम्हारे कहीं कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया है, इररेलेवेंट पूछा गया है, उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, उस क्वेश्चन को ऐड मत करो। कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो वहां पे कोई इररेलेवेंट चीज है उसको स्किप करो, उस पर दिमाग नहीं लगाना, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा,
अब इसी सिलेबस के बेसिस पे एकदम पिन पॉइंट टारगेटेड अप्रोच से आप अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आज 6 PM मेरी क्लास है। कहाँ पे है सर? यही यूट्यूब पे है, ठीक है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। कौन सी क्लास है सर आज? आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की क्लास है। तो आज से 6 बजे पूरी बायोलॉजी हम रिवाइज कर रहे हैं 45 डेज में, है ना। मतलब वो भी रिवीजन के साथ, मतलब पहले 30 दिन हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और लास्ट के 15 दिन रिवाइजन 15 मिनट्स की हेल्प से हम रिवीजन करेंगे। तो हम इसमें पीवाईक्यू भी करा रहे हैं, एग्जाम्पलर भी करा रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, सब बिल्कुल कम टाइम में। तो इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कोर्स जो आपको मिलने वाला। तो एक क्लास जरूर करके आज देखना शाम में 6 बजे। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना अगर तुम ये क्लास करने वाले हो तो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसका पीडीएफ बेटा आपको टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पर मिल जाएगा। और कोई डाउट है फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।